हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 10th क्लास के फिजिक्स का जो चैप्टर 2 है, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, तो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित VVI ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो आज पार्ट 1 में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। आज टोटल हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और इसे जो अगला पार्ट बनेगा उस पार्ट में अभी तक इस चैप्टर से जितना भी बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछा है वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यदि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी इतना किलोमीटर है तो प्रकाश को चंद्रमा के से पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय कितना होगा। तो सिंपल सी बात बताइए, इसमें क्या दिया है, चाल दिया है और दूरी दिया है। क्या निकालना है, समय निकालना। तो बताइए समय का फॉर्मूला क्या होता है। तो समय का फॉर्मूला दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। ये घंटा कर दूरी और चाल को भाग कर देंगे। तो दूरी कितना दिया है इसमें, 4 लाख किलोमीटर। समय चाल कितना दिया है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। एक और बात ध्यान देंगे, यहाँ किलोमीटर है, यहाँ भी किलोमीटर है। जब ये दोनों में दूरी के मात्रक सेम है तो इसमें मात्रक से इनको निकाल सकता नहीं है। यहाँ क्या होगा, देखिए तो 5 0 से 5 0 कैंसिल, कितना है 4/3, तो 4/3। ये क्या है, समय है ना। और इसमें समय कौन सा मात्रक यूज किया गया, सेकेंड। तो यहाँ भी क्या होगा, सेकेंड। तो इसका मतलब क्या होगा, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगा समय कितना है, 4/3 सेकेंड। तो कहीं दिया 4/3, ऑप्शन नंबर सी। तो सी क्या टिक करेंगे, सी टिक करेंगे। ओके, चल दे रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया, प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यदि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8.33 मिनट लगता है, यानी इतना समय लगता है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में, तो बोला गया पृथ्वी से सूर्य की दूरी निकाला। अब इसमें क्या निकालना है, दूरी निकालना। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। अब देखिए यहाँ पर चाल पता नहीं है, समय पता नहीं है। इसमें चाल कितना दिया है, तो चाल दिया 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड और समय दिया है 8.33 मीटर। अब हम यहाँ देख रहे हैं, ये समय मिनट में दिया है और ये समय सेकेंड में दिया। ओके, और बताइए जो ऑप्शन दिया, ऑप्शन क्या है, किलोमीटर में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किलोमीटर में, यानी इसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। या तो इस मिनट को सेकेंड में बदलिए, इस सेकेंड को मिनट में बदलिए। तो इस मिनट को सेकेंड में बदलना आसान है, तो हम क्या करेंगे, आगे समय जो मिनट में जो सेकेंड में बदल लेंगे। तो कितना है, 8.33 है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से, तब सेकेंड आएगा। तो कितना जाएगा, देखिए तो 6 3 18 का 8, 8 3 1 18 18 19 9 8 6 48 48 1 49। ओके, और जीरो है तो जीरो दे दिए। दशमलव कितना अंक बोले, 2 अंक लेनी, इतना गया। इन लगभग 499.8। कितना है, 499.8। अब देखिए चाल कितना दिया है, चाल दिया है 3 लाख, गुण यहाँ पे कितना आएगा, 499.8। 499.8। ये काम करते हैं, इसका मान होगा अप्रोक्स पता करना है कितना होगा, पूरा गुणा करने की आवश्यकता भी नहीं है। अब ये 499 है, ये 5 से बड़ी इसमें बढ़ा देती, क्या हो जाए 0, 99 तो 100, यानी क्या हो जाए लगभग 500। कितना मान सकते हैं इसे, लगभग 500 मान सकते हैं। कितना आएगा, 5 3 15। इसमें कितना जीरो है, 5 जीरो यहाँ पर, 2 जीरो यहाँ पर, 5 2 7 जीरो। कितना जीरो आएगा, 7 जीरो। तो 7 जीरो का मतलब क्या हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 15 करोड़। कितना करोड़ होगा, 15 करोड़। तो दिया है 15 करोड़, यहाँ दिया ऑप्शन नंबर सी। तो 15 करोड़ किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन के अनुसार सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना हुआ, 15 करोड़ किलोमीटर दूरी हुआ। चलिए चलते अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 3, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो हम जानते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक को एन लिखिए, म्यू लिखिए, बात है एन भी लिखते हैं, म्यू भी लिखते हैं। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। देखिए तो कौन ऑप्शन में दिया है, तो बोला है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वाई में प्रकाश की चाल, गलत। माध्यम में प्रकाश चाल फिर वाई, गलत। निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम प्रकाश चाल, ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। जैसे पढ़ा गया था, अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम प्रकाश की चाल, ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन दिया, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो। अब देखिए आप अपवर्तनांक का बात किया है ना, तो जब भी देखिए आप लोग पढ़े हुए निरपेक्ष अपवर्तनांक और अपेक्षिक अपवर्तनांक, जब निरपेक्ष अपेक्षिक कुछ भी ना बोले, सिर्फ अपवर्तनांक बोले, किसी के सापेक्ष की बात ना करे, तो आप मान लेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करें। ओके, जैसे बोला कि अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर सी बटा बी। अभी सवाल तो नहीं, जब आपको सी पता हो, बी पता, तो सी तो याद रहता है। सी क्या होता है, निर्वात में प्रकाश चाल, इसका मान कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बताइए माध्यम में प्रकाश चाल कितना दिया है, तो माध्यम में भी का मान दिया 2 × 10⁸, यानी 2 × 10⁸। ओके, अब ये कैंसिल हो गया, 3/2 को दिया है, 3/2। 3/2 का मतलब है 1.5। कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर बी। तो बी क्या टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। ओके, चलो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन दिया हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है, हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी। अब देखिए यहाँ अपवर्तनांक देखिए सवाल में जो दिया उसको लिख लेते हैं, तो अपवर्तनांक यानी n का मान दिया 2.4, बोला हीरा में प्रकाश की चाल तो v इक्वल टू किस फॉर्मूला में दोनों होता है, हम लोग पढ़े लो n बराबर c/v। अब इसमें किसका मान निकालना, v का मान निकालना, v यहाँ कर दे क्या जाएगा c/n, क्या जाएगा यहाँ पर c/n। अब वैल्यू पुट करते हैं, c का वैल्यू कितना होता है 3 × 10⁸ अब बटा में n का वैल्यू कितना है 2.4, तो 2.4 पॉइंट हटेंगे तो 0 आएगा, 0 तो कितना है, तो 3 से घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 3 2 30 और 3 8 24, फिर 6 से कटा सकते हैं, 5 × 10 4 × ये कितना है 5/4 × 10⁸, तो 5/4 का वैल्यू कितना आएगा 1.4 यानी 1.2 समथिंग आएगा, कह दिया 1.2। देखिए ऑप्शन नंबर सी, देखिए 1.2 10⁸, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी क्या टी कर देंगे डी टी कर। अब इसको इत्मीनान से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो कांच, तो कांच का एन अपवर्तनांक दिया है 1.5, कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है 1.5, तो बोलेगा प्रकाश की चाल क्या होगा, यानी कांच में प्रकाश की चाल क्या होगा, इसमें भी किसका मान निकालना है, v का मान निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है n बराबर c/v, v का फॉर्मूला क्या आएगा c/n। अब जैसे c, तो c का वैल्यू c दिया है तो c रहेगा, n तो n का मान दिया 1.5, तो 1.5 कह दिया c/1.5। चलिए अब ये पॉइंट में तो पॉइंट ऊपर है तो 0 आ जाए 0, इसलिए सकते हैं 10/15 c है तो c कितना आएगा 5 × 10 5 3 15, तो 2c/3, 2c/3 कहीं दिया है ऑप्शन नंबर बी, तो बी क्या टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, वो बताना है कौन सा कथन असत्य है गलत है। ऑप्शन ए दिए विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, तो सही है, और हमको देखना है कौन गलत है। प्रकाश निर्वात को शून्य भी बोलते हैं, ठीक है, तो प्रकाश निर्वात में सबसे तीव्र गति चलता है, ये भी बात सही है। जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है, ये भी बात सही है। हम लोग जानते हैं प्रकाशिक सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है कम होती है, विरल माध्यम में ज्यादा होती है, तो सही बात बोला है। और लास्ट ऑप्शन दिया जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व जितना ही अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही अधिक होती है, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा डी। तो डी नंबर कथन क्या है असत्य कथन, क्यों असत्य कथन है, तो बोला है जितना अधिक घनत्व उतना ही अधिक चाल, जो कि बिल्कुल गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर का टिक करेंगे डी टिक करेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 नंबर सवाल दिया है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है 1 से अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए 1 के बराबर नहीं, ये तो निर्वात का होता है ना, 1 से कम नहीं होगा, किसी भी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 से कम नहीं होता है। ओके, 1 से अधिक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सी टिक। ओके चलिए चलते अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ऑप्शन ए फ्लिंट कांच, बी क्राउन कांच, सी नीलम डी हीरा। तो आप लोग जानते हैं हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42 होता है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, पानी, तारपीन, केरोसिन, बेंजीन। तो बेंजीन 1.5 इसी तरह जान लीजिए, इसमें इसका 1.33 होता है, जो इन सभी से क्या होता है कम होता है, ऑप्शन में टिक करेंगे 80 करेंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, हालांकि ये सब का वैल्यू ये सब बताना ही एग्जैक्ट था, वो क्या होना चाहिए इन सभी का आपको अपवर्तनांक पता होना चाहिए, ठीक है। तो पूरा अपवर्तनांक याद हो या ना हो, कम से कम 3-4 को याद कर लेंगे, जैसे पानी का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक। ओके, और याद करने का पूरा याद कर सकते हैं, किताब में क्या होता है एक दिया रहता है ना सारणी, जिसमें माध्यम और उसका अपवर्तनांक लिखा होता है, आप पूरा याद पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पानी का अपवर्तनांक सबसे कम है, इसमें हीरा का अपवर्तनांक क्या सबसे ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, अब चारों में बताना है कौन सत्य है। ऑप्शन ए दिया है पानी की अपेक्षा वायु सघन माध्यम, बिल्कुल गलत है। क्या वायु सघन माध्यम है पानी की तुलना में, नहीं है, ये नहीं गलत, हमको खोजना है कौन सही है। पानी की अपेक्षा कांच विरल माध्यम, ये भी गलत है, कांच विरल माध्यम है नहीं, इसका अपवर्तनांक लगभग 1.5 होता है, इसका अपवर्तनांक 1.33, इसका अपवर्तनांक ज्यादा तो सघन होगा, तो ये भी गलत। कांच की अपेक्षा वायु सघन माध्यम, कांच की अपेक्षा वायु सघन माध्यम, ये भी गलत है। डी दिया कांच की अपेक्षा पानी विरल माध्यम, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही। क्या सही है डी, कांच की अपेक्षा पानी क्या होता है विरल माध्यम होता है, तो सही। अगला क्वेश्चन दिया है n बराबर 1.5 में प्रकाश की चाल इतना है। ओके, एक द्रव में प्रकाश की चाल इतना है तो उस द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, बोला गया है एक द्रव में प्रकाश की चाल इतना है तो इस द्रव का अपवर्तनांक निकालना, इस डेटा से हमें कोई मतलब नहीं, कोई मतलब है नहीं, है सिंपल सी बात। इसमें बोला गया है एक द्रव में प्रकाश की चाल इतना है तो उस द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा, तो माध्यम में प्रकाश की चाल कितना दिया है, v का मान दिया है 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसका हमको निकालना अपवर्तनांक यानी n का मान निकालना है। ओके, n का फॉर्मूला क्या होता है c/v, तो c/v, c का वैल्यू 3 × 10⁸। अब तो v का मान कितना दिया है 2.5 × 10⁸,
ये तो कैंसिल हो जाएगा, अभी पॉइंट ऊपर 0 हो जाएगा, यानी 30/25, 30/25, 5 छक 30 और 5 बचे, यानी 6/5, तो 6/5 हम कर सकते हैं, 5 एकम 5 यानी 1 दशमलव समथिंग, 1 दशमलव देखिए 5 एकम 5 कितना आएगा, यहाँ 1 बचेगा यानी 5 में से, यानी 1.2, तो दिया 1.2, ऑप्शन नंबर डी में था डी, क्या टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है, ध्यान देंगे। अब देखिए सवाल में क्या दिया है, चलिए ये माध्यम अभिलंब है, ये है विरल माध्यम और ये क्या है सघन माध्यम। तो आप लोग एक बात पढ़ेंगे, जो भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम सघन माध्यम में क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ती है, किधर मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो बताइए ये वाला होता है आपतन कोण, होता है अपवर्तन कोण। तो इस केस में बताइए दोनों कोण में क्या संबंध होता है, तो हम जानते हैं आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से अधिक होता है, क्या होता है अधिक, कब, जब विरल से सघन में आता है तब। तो क्वेश्चन दिया है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है, दोनों कोण बराबर होते हैं, गलत, आपतन कोण छोटा होता है, ये बोल रहे आपतन कोण छोटा है, बट हम तो देख रहे हैं आपतन कोण का मान बड़ा है, तो ये भी गलत हो गया। अपवर्तन कोण छोटा होता है, जी बिल्कुल, देखिए अपवर्तन कोण का मान क्या है, छोटा, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, टिक करेंगे सी टिक करेंगे। ओके और डी दिया कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, जो कि गलत, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो स्नेल का नियम आपतन कोण के निम्नलिखित में किस मान के लिए लागू नहीं होता। तो जब आप स्नेल का नियम पढ़ोगे उसमें क्या पढ़ोगे लोग, किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर होता है। ओके और उसमें ये भी पढ़ोगे लोग कि आई के जो मान है ना क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा होता है, 90 से कम होता है। आप किताब में पढ़ेंगे तब डेटा मिल जाएगा। ओके तो इसका मतलब क्या हुआ, स्नेल का नियम कब लागू होता है, 0 और 90 के बीच लागू होता है, ना ही ये 0 पर लागू होता है ना ही 90 पर लागू होता है। तो बोला गया इसमें आपतन कोण के किस मान के लिए स्नेल का नियम लागू नहीं होता, तब जान लीजिए 0 डिग्री के लिए 90 डिग्री लागू नहीं होता, खाली बीच के लिए लागू होता है। तो ऑप्शन ए दिया 0 डिग्री, जी बिल्कुल इसके लिए लागू नहीं होगा। बट आगे कहीं देख ले कोई 90 तो नहीं लिखा है, हो सकता है यहाँ 0 लिख दे, यहाँ पर 90 लिख दे, लिख दे ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों होता है, ठीक है। बट इस ऑप्शन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, तो 80 करेंगे, ठीक करेंगे 80 करेंगे। ओके चलिए चलते अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया, फ्लिंट कांच की एक छड़ को कार्बन डाइसल्फाइड में डुबाया जाता है, वो लगभग अदृश्य हो जाता है, ऐसा होने के कारण इसका मतलब समझिए। अच्छा मान लिया कोई एक द्रव पदार्थ है, ठीक है, इसमें कोई अन्य पदार्थ मिला रहे और मिलाए वो गायब हो गया, आपको दिखाई नहीं देता, पता है कब पॉसिबल है, तभी पॉसिबल हो पाएगा जब इसका अपवर्तनांक और जो पदार्थ मिला उसका अपवर्तनांक दोनों का बराबर। तो जब समान अपवर्तनांक वाले पदार्थ को उसी अपवर्तनांक वाले किसी माध्यम में डालते हैं तो पदार्थ आपको दिखाई नहीं देगा। कैसे दिखाई नहीं देगा, तो सिंपल एग्जांपल, मान लीजिए पानी है, अब पानी में कोई पानी डाल दे, बोले बताइए जो पानी डाले थे ये पानी इसमें कहाँ गया, ठीक है, वो पानी आप पहचान पाएंगे, वो पानी कहाँ गया, नहीं पहचान पाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों का अपवर्तनांक सेम है, दोनों का अपवर्तनांक क्या है, मान यही पानी पानी अब शहद डालिए शहद, तब वो दिखाई देगा शहद कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ फैल रहा है, ठीक है, क्योंकि इस दोनों का अपवर्तनांक अलग होता है। सिंपल याद रखिए कॉन्सेप्ट, जब भी किसी पदार्थ को उतना ही अपवर्तनांक वाले किसी माध्यम में डालते हैं तो पदार्थ आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो सवाल पे आते हैं, तो बोला गया ऐसा होने के कारण क्या है, ऑप्शन दिया फ्लिंट कांच के अपवर्तनांक का मान बहुत अधिक होता है, नहीं, कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक का मान बहुत कम होना, ये भी गलत है, फ्लिंट कांच और कार्बन डाइसल्फाइड के अपवर्तनांक का मान समान, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। फ्लिंट कांच और कार्बन डाइसल्फाइड के कोई भी पदार्थ को यदि किसी माध्यम में डाले और आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये तभी संभव है जब दोनों का अपवर्तनांक क्या हो, बराबर। ओके लोहे के गोले को फ्लिंट कांच के प्लेट पर रखकर कार्बन डाइसल्फाइड में डुबाया जाता है। लोहे के गोले को फ्लिंट कांच, देखिए अभी कुछ देर पहले फ्लिंट कांच मिला था ना, तो लोहे के गोले को फ्लिंट कांच के प्लेट पर रखकर कार्बन डाइसल्फाइड में डुबाया जाता है। तो ऑप्शन ए दिया है, इसमें दिया है लोहा का गोला, ऑप्शन ए दिया है चमकता प्रतीत होता है, गलत, अदृश्य होता है, तो लोहा का गोला अदृश्य नहीं होगा, ये भी गलत, तैरता प्रतीत होता, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा सी, तैरता हुआ प्रतीत होता, क्यों, अब इसमें फ्लिंट कांच गायब हो जाए, वो दिखाई नहीं देगा, उसमें क्या दिखाई देगा, दिखाई देगा सिर्फ क्या है, उसमें लोहा का गोला है। ओके चलिए चलिए, जादूगर यही सब कॉन्सेप्ट यूज करते हैं लोग, जिसे आप लोग जादू दिखाते हैं, ये गायब हो गया वो हो गया, हालांकि और भी उनके पास बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, बट ये आप जब आप 12 क्लास में जाएंगे ना, तो 12 क्लास में ऑप्टिक्स में आप ये पढ़ेंगे, एक उदाहरण में दिया गया है कि जादूगर आता है, उसके पास एक द्रव होता है, उसमें पदार्थ को डालता है, पदार्थ गायब हो जाता है, ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पर उसने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया है, तो आपको बस यही बताना था, क्या बताना था, उस पदार्थ का अपवर्तनांक उस द्रव का अपवर्तनांक क्या था, बराबर था, इसलिए पदार्थ दिखाई नहीं दे रहा था। ओके चलिए चलिए अगला क्वेश्चन दिया 17 नंबर, एक पदार्थ पर प्रकाश की किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, यदि परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान देंगे, सिंपल जो दिया करते होते हैं, क्या बोले एक पदार्थ पर प्रकाश की किरण कितना कोण पर आपतित होती है, 60 डिग्री कोण पर। चलिए मान लेते हैं एक माध्यम ये है और दूसरा माध्यम ये,
अब यह कितना कोण बन रही है, 60 डिग्री कोण, ध्यान देंगे। तो यहाँ वाला आपतन कोण दिया है 60 डिग्री, कितना दिया है, बोला 60 डिग्री कोण पर आपतित होती है। अब यहाँ पर परावर्तित है अपवर्तित, अब यहाँ पे इसका परिवर्तन होता इधर रहेगा और अपवर्तन होता इधर रहेगा। आपको बता देना बहुत बार परावर्तन अपवर्तन साथ ही साथ होता है। जैसे जब पानी में देखते हैं तो क्या होता है, उस पानी के नीचे का सतह दिखाई देता है, तो सतह क्यों दिखाई देता है, अपवर्तन कारण, और साथ साथ पानी में वो चेहरा भी दिखाई देता है, चेहरा क्यों दिखाई देता है, परिवर्तन कारण। तो यहाँ पर परिवर्तन अपवर्तन दोनों साथ साथ हो रहा है। ठीक है, जब आपको भी किसी गाड़ी में जाएंगे तो गाड़ी के साइड में जो कांच होता है, उस कांच में आप ध्यान से देखिएगा, आपका भी चेहरा दिखाई देगा। तो आपका चेहरा क्यों दिखाई दिया, परिवर्तन कारण, और उसके बाहर का नजारा दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, अपवर्तन कारण। तो परिवर्तन अपवर्तन दोनों हो रहा है, तो यहाँ पर परिवर्तन अपवर्तन दोनों हो रहा है। तो सवाल क्या दिया इसमें, 60 डिग्री कोण पर आपतित, तो 60 डिग्री कोण आ गया। बोला गया है कि परावर्तित एवं अपवर्तित किरण, परावर्तित ये वाला क्या है, परावर्तित किरण, ये है अपवर्तित किरण, परस्पर लंब होते हैं, यानी इनके बीच कोण कितना दिया, ध्यान दीजिए 90 डिग्री, कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, हमको इस पदार्थ का अपवर्तनांक बताना है, इस पदार्थ का अपवर्तनांक यानी n = 1। ठीक है, चलिए अब बताइए, यदि ऐसा डिग्री, यदि हम ये कोण पता कर लेते सवाल बन जाएगा। तो पढ़े लो, अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, sin i बटा sin r, sin i बटा sin r, लिख देंगे sin i बटा sin r। अभी सवाल तभी बनने वाला जब i और r का मान पता होता है। इसमें i तो मान पता है कितना है, sin 60 डिग्री, क्या आपको इसमें r का मान पता है, नहीं पता है, तो r का मान खोजेंगे, कैसे खोजेंगे देखिए। अब ये जब 60 डिग्री है तो भी कितना हुआ, 60 डिग्री, कैसे 60 आ गया, तो पढ़ते परिवर्तन के नियम में आपतन कोण परिवर्तन कोण बराबर होता है। अब देखिए 60 डिग्री है तो सीधा रेखा है, सीधा रेखा, तो सीधा रेखा पर कोणों का फल कितना होता है, 180 होता है। तो 60 है, ये 90 है, तो कितना होगी, पूरा 180 है, तो 60 है या 30 आएगा, तो अब पूरा 180 होगा। तो 60 30 90 90 90 180, तो ये कोण आ गया 30, ये कोण कितना आ गया 30, यानी r का मान आ गया 30, यानी देखिए sin 30। इसे सॉल्व करने दें, तो sin 60 का मान क्या होता है, √3/2, और sin 30 का मान क्या होता है 1/2, 2 के कितना है √3, तो √3 कहीं दिया ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ओके, और आपको बता दिए सेम टू सेम सिचुएशन आप 12 क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे ब्रूस्टर का नियम, ये सब पढ़ना है, ध्रुवण कोण, क्या पढ़ना है, ध्रुवण कोण। तो उसमें सिंपल सी बात पढ़ना है कि ये जो आपतित किरण रही है ना, आपतित किरण, तो परावर्तित किरण अपवर्तित जब लंबवत हो जाती है तो इस कोण को हम लोग बोलते हैं ध्रुवण कोण, क्या बोलते हैं, ध्रुवण कोण। और इस स्थिति में माध्यम का अपवर्तनांक होता है n बराबर, वो होता है 10i, क्या होता है बाबू, 10ip। यहाँ पर i को हम बोलते हैं ip, यानी ध्रुवण कोण बोलते हैं, ब्रूस्टर कोण बोलते हैं। ओके, अब बताइए इस फॉर्मूला से बनाई तो क्या होती है, तो 10 है तो 10, अब इसमें आईपी का वैल्यू कितना दिया 60 है तो 60। अब आप ही बताइए 10 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, √3। तब इस तरह बनाइए तब, इस तरह बनाइए तब। हालांकि ये जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला भी कैसे आता है, इसी तरह इसको ड्राइव किया जाता है। ओके, ये ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट से क्या कर सकते हैं, इस सवाल को आसानी से बना सकते हैं। ओके, चलिए चलते अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यदि जल एवं कांच के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक, अब ध्यान देंगे इसमें जल का बात किया और किसका बात किया है, कांच का बात किया। तो जल और तो जब भी किसी सवाल में एक से अधिक माध्यम की बात करें तो उन सभी माध्यम को हम कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो सुविधा के लिए हम 1 2 मान लेते हैं, 1 2 लिखना आसान है, नहीं तो पूरा लिख सकते हैं, जल को जल लिख सकते हैं, कांच को कांच, जल को W, कांच को जी, जी माने गिलास, तो आप ठीक से जो लिख ले सकते हैं। ठीक है, और हम आपको आसान तरीके बता रहे हैं। जल है तो हम जल को मान लेते हैं माध्यम 1, क्या मान लेते हैं, माध्यम 1। फिर कांच का बात किया है तो कांच को मान लेते हैं माध्यम 2, तो माध्यम 2 मान लिया। अब बोला गया इसमें जल एवं कांच के निर्वात के सापेक्ष, जब निर्वात के सापेक्ष जो अपवर्तनांक दिए होते हैं ना, वो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो देखिए इसमें जल का अपवर्तनांक दें तो उसे लिखेंगे n1, फिर कांच का दिए तो उसे लिखेंगे n2। इसमें बोला गया जल का और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः कितना है, तो जल वाला है 4/3 और कांच वाला है 3/। ओके, तो इतना अपवर्तनांक दिया गया है। तो बोला गया है कि कांच का जल के सापेक्ष, अब ध्यान दीजिए कांच का, तो कांच बने क्या होगा, n निकालना है किससे, कांच का, तो कांच बने 2, तो 2 का निकालना है किसके सापेक्ष, तो 2 का निकालना है जल यानी 1 के सापेक्ष, आपको निकालना है n2 1 का मान। इतना जो भी स्टूडेंट काम करते हैं सवाल इजीली बन जाएगा। फिर देखिए इसमें बोला गया कांच का जल के सापेक्ष, तो कांच बने क्या है 2 है, यानी n2 1, तो n2 1 क्या होगा, माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष। आप लोग पढ़े होंगे लोग किसी माध्यम का किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, तो n2 1 का फॉर्मूला होता है n2/n1, n2/n1। अब इस सवाल बने जब n2 और n1 पता होता है, सवाल में दिया है ना n2 का मान, n2 का मान क्या दिया है 3/2, n1 का मान दिया है 4/3, हो गया। अब ऊपर जाइए, ऊपर तो कितना है देखो, 3 3 9 और 4 2 8, यानी 9/8, कितना आंसर आएगा 9/8 को दिया है। ऑप्शन नंबर ए में तो एक कैटिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर 80 कर देंगे। चलिए चलते वाला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये प्रिज्म की अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करते हुए जब प्रकाश की किरण बाहर निकलती है तब, अब मान लीजिए कोई प्रिज्म है, अब यहाँ कोई प्रकाश की किरण प्रवेश कर रहा है, तो करेगा तो क्या होगा, हम जानते हैं अभिलंब किरण मुड़ता है, इधर से करे चाहे इधर से करे, कहीं से करे क्या होगा, अभिलंब किरण मुड़ेगा तो मुड़ता है, फिर क्या होता है
इधर ही आता है, इधर आता है इधर। इसे आप लोग अभी पढ़ोगे लोग, इसे विचलन कोण भी पढ़ोगे। तो ऑप्शन में आता है, ऑप्शन ने दिया है किरण प्रिज्म के शीर्ष की ओर मुड़ जाता है। शीर्ष मानी ये है इधर मुड़ता है, तो इधर तो नहीं मुड़ता है, तो ये ऑप्शन ही गलत है। किरण प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ता है, जी बिल्कुल आधार की ओर मुड़ा है, तो ये सही है। बट ये भी पढ़ लेते हैं, किरण सीधा निकलता है, गलत। किरण के मुड़ने का कोई नियम नहीं, ये गलत। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी? किरण किधर मुड़ता है? प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाता है। ओके चलिए, अगला क्वेश्चन दिया है 20 दिया है, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता? यानी किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते? सबसे पहले बात, लेंस बनाने का कंडीशन क्या है? तो लेंस हम उसी पदार्थ से बना सकते हैं जो क्या हो? पारदर्शी हो, यानी आर पार दिखाई दे, पहला कंडीशन। साथ ही साथ कुछ अपूर्णांक हो, कुछ क्या अपूर्णांक हो? यदि अपूर्णांक एक है तो क्या प्रकाशीय किरण मुड़ पाएगा? नहीं मुड़ पाएगा, यानी कुछ ना कुछ उसका अपूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो हर एक पदार्थ जो ये दोनों कंडीशन पूरा, कंडीशन नंबर 1 पारदर्शी हो, कंडीशन नंबर 2 अपूर्णांक यानी उसका निरपेक्ष अपूर्णांक 1 से बड़ा, सिंपल सी बात। ठीक है, तो ऐसे में जब पारदर्शी है तो उसका अपूर्णांक हम चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं, ऑप्शन ए दिया है हवा, तो हम जानते हैं हवा एक पारदर्शी माध्यम है, या कुछ ना कुछ अपूर्णांक होता है। पानी, तो पानी एक पारदर्शी माध्यम, कुछ ना कुछ अपूर्णांक होता है। पारा, तो पारा जो है क्या है? पारा एक धातु जो किस अवस्था में जाता है? द्रव अवस्था में जाता है, और ये अपारदर्शी माध्यम है। किस माध्यम में? अपारदर्शी। जब इसमें आर पर दिखाई नहीं देगा तो किसी हम लेंस बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। सी यानी पारा का हम लोग लेंस नहीं बना सकते। ओके, एनसीईआरटी किताब में जो क्वेश्चन दिया है ना, उसमें एक ऑप्शन में दिया है मिट्टी। क्या दिया है? मिट्टी। तब जानते हैं मिट्टी अपारदर्शी माध्यम है उसका, तो जो अपारदर्शी माध्यम होगा उसको हम लेंस नहीं बना पाएंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी पारा होगा। ठीक है, रीजन क्या है? तो रीजन है कि पारा एक अपारदर्शी माध्यम। चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, लेंस का प्रकाश केंद्र। ऑप्शन ए हमेशा लेंस के पदार्थ के अंदर होता है, लेंस के पदार्थ के बाहर स्थित होता है, हमेशा लेंस के सतह पर होता है, लेंस के अंदर बाहर ये सतह पर हो सकता है। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी होगा। लेंस के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, सतह पर भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 नंबर सवाल दिया, जब प्रकाश की किरण किसी मोटे लेंस के प्रकाश केंद्र से गुजरती है, मोटा लेंस का बात है तो हम लोग जो भी पढ़े लो लेंस सूत्र 1/v - 1/e = 1/f, ये सब क्या था? पतला लेंस के लिए था। हम जो भी प्रतिबिंब निर्माण पढ़े लोग वो सब किसके लिए पढ़े थे? पतले लेंस के लिए पढ़े थे। परंतु यहाँ पे क्या है? मोटा लेंस की बात की। ठीक है, तो इसमें बोला जब प्रकाश की किरण किसी मोटे लेंस के प्रकाश केंद्र से, अब ध्यान दीजिए, मानिए प्रकाश केंद्र है, तो जब कोई किरण इस तरह से आती है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या होती है? अपवर्तित होती है, फिर जाके इधर निकलती है, ऐसा निकलता है। ठीक है, ये क्या है? प्रकाश केंद्र है। तो मोटा लेंस में ऐसा होता है, पतला लेंस में क्या होता है? तो पतला लेंस में क्या होता है बाबू? ऐसा होता है। तो मैं ये पतला लेंस है, यहाँ पर आ रहा है तो सीधे निकल जाएगा, क्या हो जाएगा? सीधे निकल जाएगा। तब यहाँ बोला गया कि प्रकाश की किरण मोटे लेंस के प्रकाश केंद्र से गुजरते हैं, इस कंडीशन का बात किया। तो ऑप्शन ए दिया है केवल विचलित हो जाती है। विचलित होने क्या हुआ? तो मानिए कोई किरण इस तरह से आ रहा है, थोड़ा सा भी अपने इसे मुड़ गया, मानिए इधर निकल गया, तो ये वाला विचलन कोण, ये वाला क्या हुआ? विचलन कोण। यानी कितना डिग्री मुड़ा, तो जितना डिग्री मुड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं विचलन कोण। तो बताइए, पहले आ रहा था इस दिशा में और अभी भी आ रहा है इस दिशा में, दोनों समांतर दिखाई दे रहे हैं, दोनों समांतर की नहीं है। तो जिस दिशा में आ रहा है उसी दिशा में है, तो क्या कुछ विचलित हुआ? नहीं हुआ, कोई भी कोण में बदलाव नहीं हुआ, इसलिए क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए गलत है। विधि केवल विस्थापित हो जाती है। विस्थापित माने क्या हुआ? रास्ता था ये, अब हट के यहाँ पे आ गया, जैसे हम लोग बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। क्या बोलते हैं? पार्श्विक विस्थापन। आप पढ़ोगे जब कोई कांच के आयताकार से लेंस से प्रकाश की किरणें अपवर्तित क्या होता है? आपतित किरण निर्गत किरण समांतर होती है, और ये जो किरण क्या है? यहाँ विस्थापित हुई, यानी इसके बीच जो दूरी होती है इसे बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। क्या बोलते हैं? पार्श्विक विस्थापन। तो केवल विस्थापित हो जाती है। चलिए अगला पढ़ लेते हैं। विस्थापित और विचलित दोनों होती है, गलत है। न तो विचलित नहीं विस्थापित, है गलत है। ऑप्शन क्या होती है? केवल विस्थापित हो जाती है। क्या होती है? विस्थापित हो जाती है। ओके, और कितना विस्थापित होती है? इतना दूरी विस्थापित, इसे हम लोग बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। ओके, चलिए रहा इस सवाल का सॉल्यूशन। चलते वाला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो हम जानते हैं 2 होते हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बीटी कर दो। अगला सवाल दिया, अनंत से जब एक वस्तु को एक अभिसारी लेंस के फोकस बिंदु के पास लाया जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब। अब इसमें जो सिचुएशन दिया है सिचुएशन को फॉलो करेंगे। तो क्या दिया इसमें? जब एक वस्तु को एक अभिसारी लेंस, ध्यान देंगे, मान लीजिए अभिसारी लेंस क्या है? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस किसे बोलते हैं? उत्तल लेंस को बोलते हैं, उत्तल लेंस आ गया। ठीक है, अब ये क्या है? इसका एक फोकस है f1 है, तो इसका क्या है? फोकस दूरी का 2 गुना 2f1 है। ये वाला क्या है? f2 है, तो क्या होगा? 2f2 होगा। ओके, अब इसमें सिचुएशन क्या है? तो वस्तु को कहाँ लाना है? इसे बोला गया वस्तु को फोकस बिंदु के पास लाना है। अनंत से कहाँ लाना है? फोकस बिंदु के पास। तो मान लीजिए इधर कोई वस्तु है, तो जब वस्तु इधर है, इधर यानी कहाँ पर है? अनंत पर है। तो जब वस्तु अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। जानते हैं फोकस पर बनता है और बहुत छोटा बनता है। और जब वस्तु को हम अनंत से इधर लाएंगे, कहाँ तक? फोकस तक, तो प्रतिबिंब के बारे में क्या होता है? ऑप्शन ने दिया प्रतिबिंब छोटा हो जाता है।
आप बताइए, वस्तु यहाँ पर है तो प्रतिबिंब छोटा है, जब वस्तु को हम इधर लाएंगे जैसे फोकस लगाए तो क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार बहुत 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 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। बी दिया है उसी आकार का रहता है, बताइए प्रतिबिंब का आकार चेंज नहीं होता है, चेंज होता है तो ये भी गलत है। सी दिया है लेंस से दूर जाता है, बताइए जब हम इस वस्तु को इधर लाएंगे जैसे ही इसको फोकस तक लाएंगे ना तो प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा, अनंत पर चला जाएगा, यानी वाकई में प्रतिबिंब क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो सी, ऑप्शन नंबर क्या हो सी। ये दिया है कि लेंस के पास आता है, गलत है। क्यों गलत है, कि जब हम इसको लाएंगे फोकस तक तो ये जाएगा अनंत तक, तो लेंस तो इधर लेगा, वस्तु प्रतिबिंब किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इसलिए गलत। चलिए इस चीज को विजुअलाइज करते हैं, इसे देखते हैं बढ़िया से। चलिए जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है, उत्तल लेंस है। चलिए थोड़े से व्यास बढ़ाते हैं, ये क्या है, उत्तल लेंस है। अब ये जो उत्तल लेंस है ये वाला क्या है, इसका फोकस है, ये भी क्या है, इसका फोकस है। ओके, अब ये जो फोकस है तो वस्तु कहाँ रखे, इधर रखे, इधर। यदि बताइए इस वस्तु एकदम अनंत वाले चल जाए तो हमको अनंत से क्या लाना है, क्वेश्चन के अनुसार अनंत से वस्तु को लाना है फोकस, इधर लाना है फोकस की ओर। टी वाला वस्तु है और यहाँ पे क्या बना है, प्रतिबिंब, क्या बना है, प्रतिबिंब। अब चलिए वस्तु को लाते इधर, बताइए जब वस्तु को हम इधर ला रहे हैं क्या हो रहा है, जब जैसे हम वस्तु को इधर ला रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ जा रहा है, उधर जा रहा है, प्रतिबिंब कहाँ जा रहा है, उधर जा रहा है। और जब वस्तु को हम इधर ला रहे हैं क्या हो रहा है, प्रतिबिंब इधर आ रहा है। तो जब वस्तु को फोकस की ओर ले जाए तो प्रतिबिंब क्या हो रहा है, फोकस से दूर बढ़, जैसे इसको फोकस पर लगा रख देंगे तो क्या होगा, प्रतिबिंब एकदम अनंत पर कहाँ चला जाएगा, अनंत में चला जाएगा। तो क्वेश्चन सिर्फ ये था कि जब वस्तु को अनंत से फोकस की ओर लाते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ जाता है, फोकस से दूर जाता है कि नजदीक आता है, दूर जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हुआ था, सी हुआ था। ठीक है, हमारे इसको हम इधर लाइन देखिए तो क्या हो रहा है, इधर आ रहा है। चलिए वस्तु थोड़ा चेंज कर लेते हैं, मान हम इसको इसकी बात करते हैं, ये ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर वस्तु तो प्रतिबिंब यहाँ बना है, जब इसको फोकस की ओर लाते हैं देखिए क्या हो रहा है, प्रतिबिंब क्या हो रहा है, फोकस से दूर भाग रहा है। ठीक है, आप चाहे तो इसमें किरण आरेख भी दे सकते हैं, इसका समझ हम इसमें किरण आरेख ले लेते हैं। ये जब किरण के लिए तो क्या हुआ है, अपवर्तन होने के बाद यहाँ मिल रही है, जब इसको थोड़ा सा इधर लगे तो क्या होगी, इसमें क्या हो रहा है, प्रतिबिंब दूर जा रहा है, प्रतिबिंब क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। तो इस तरह इस कॉन्सेप्ट को आप क्या समझ सकते हैं कि मतलब के क्वेश्चन जो था उस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, एक अभिसारी लेंस बनाता है, एक अभिसारी लेंस बनाता है, अभिसारी लेंस बने क्या हुआ, उत्तल लेंस। ऑप्शन दिया हमेशा भासी, हमेशा वास्तविक, कभी आभासी, कभी वास्तविक। ऑप्शन नंबर सी हो, क्या होगा, सी। तो अभिसारी लेंस मतलब क्या, उत्तल लेंस। तो बता दें उत्तल लेंस जो होता है ना, हर एक प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, आभासी भी बनाता है, वास्तविक बनाता है, बड़ा भी बनाता है, छोटा भी बनाता है, वस्तु के बराबर बनाता है। तो हर एक प्रकार का क्या होता है, प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन, यदि लेंस का आधा भाग काले कपड़े में लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव होगा। तो मानिए कि लेंस है, यहाँ कोई वस्तु रख दी, इसका प्रतिबिंब बनता है नहीं बनता है। अब बोले यदि इस आधा भाग को हम क्या करें, कोई काला कपड़ा से ढक दे तो क्या होगा। तो ऑप्शन ए दिया है कोई प्रभाव नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया प्रतिबिंब पहले से नाप में आधा, यानी बोल रहे प्रतिबिंब का आकार आधा हो जाएगा, प्रतिबिंब लुप्त हो जाएगा, बोल रहे प्रतिबिंब गायब हो जाएगा, यानी प्रतिबिंब की तीव्रता कम होगी। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, डी। प्रतिबिंब की तीव्रता क्या होगी, कम होगी। क्यों तीव्रता कम होगा, क्योंकि यहाँ से जो अपवर्तित प्रकाश, ऐसे देखिए प्रतिबिंब कैसे बनेगा, यहाँ से आने वाली किरण से बनेगा नहीं, यहाँ पर जो अपवर्तित किरणें होंगी ना उससे बनेगा। और ये पूरा लेंस रहता है तो पूरे जगह से अपवर्तन होता है, तो अपवर्तित प्रकाश की मात्रा ज्यादा होता है तो प्रतिबिंब की तीव्रता ज्यादा होगी। लेकिन अभी अब अपवर्तित प्रकाश की मात्रा कम हो जाएगा, इसलिए प्रतिबिंब की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट दर्पण भी काम करता है। मान दर्पण है, इसके आधा भाग को हमने ढक दिया तो क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा उतना ही बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब बनने में कोई असर नहीं होगा, खाली उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए चलते अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है, एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। ध्यान दीजिए, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, वस्तु की ओर 15 सेंटीमीटर खिसका देते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ध्यान दीजिए, सिचुएशन समझते हैं। तो क्या दिया इसमें, उत्तल लेंस का बात है, उत्तल लेंस लेते हैं। ठीक है, एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, इसका फोकस दूरी कितना है, 30। तो मान यहाँ पर एफ है, 30 है, तो इधर भी एफ कितना होगा, 30 होगा। इसको F1 मानते हैं, क्या मानते हैं लोग, 2F1 मानते हैं। ये कितना दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। इसमें क्या बोला गया है, उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है वस्तु, यहाँ पर कहाँ रखा गया है, यहाँ पर रखा गया, तो वस्तु यहाँ पर रखा गया। ठीक है, इसमें बोल रहा है लेंस को वस्तु की ओर 15 सेंटीमीटर घसका दिया जाए। अभी लेंस है ना, लेंस को वस्तु की ओर ला रहे हैं, यानी लेंस को यहाँ से क्या करें, जैसे मान लेंस है, ये क्या है, लेंस है, इसको चलिए मान ये लेंस है, तो लेंस को जब वस्तु की ओर लाएंगे क्या होती है, जब इस लेंस को हम वस्तु की ओर लाएंगे तो क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है वास्तविक और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, बी दिया है वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनेगा, सी बोला आभासी और वस्तु से छोटा, आभासी और वस्तु बड़ा। ऐसे बताइए जब इस लेंस को हम इधर लाएंगे तो दूरी क्या होगा, 30 से कम हो जाएगा, तो 30 से कम माने क्या होगा, फोकस इधर आ जाएगा, अब वस्तु फोकस के अंदर आ जाएगा। तो जब उत्तल लेंस में वस्तु प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच होता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी और बड़ा बनता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। 30 क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है,
एफ फोकस दूरी वाले लेंस में किसी वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, ध्यान देंगे। अभी फोकस दूरी वाला कोई लेंस हो गया, अब इसमें वास्तविक प्रतिबिंब का बात किया है तो कंफर्म में वस्तु इसके बीच नहीं रह सकता है। ये F1 है, यहाँ क्या है 2F1 है, ये क्या है F2 है, ये क्या है यहाँ पर 2F2। आपको पता होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब कब होता है, जब वस्तु फोकस पर है या फोकस इधर है। फोकस के जैसे ही अंदर आया आभासी बनेगा। इसमें बोला गया है कि वस्तु और वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना होगा। तो मानिए वस्तु यहाँ रखे तो प्रतिबिंब कुछ कहीं ना कहीं बनेगा, यहाँ रखे कहीं ना कहीं बनेगा, तो न्यूनतम दूरी कब होगा, कैसे होगा, तो समझिए बने से। तो जब वस्तु को हम रफ रख करते हैं, जब फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। ये दूरी क्या होगा, अधिकतम दूरी होगा। ओके, अगर हम वस्तु थोड़ा इधर शिफ्ट करते हैं, जब वस्तु को हम इधर लें तो मानिए हम इतना दूरी तक लाते हैं, तो प्रतिबिंब उधर से इधर आएगा ना। जैसे वस्तु को हम 2F पर लाएंगे तो प्रतिबिंब कहाँ आ जाएगा, 2F पर। कहाँ पर जाएगा, 2F पर। ध्यान दीजिए, जब वस्तु को लाएंगे 2F पर तो प्रतिबिंब आएगा 2F पर। अब गौर कीजिए, इधर दूरी कम तय किया लेकिन इधर प्रतिबिंब क्या हुआ, बहुत ज्यादा दूरी तय किया, बहुत ज्यादा दूरी तय किया। ठीक है, जैसे 2F पर लाए तो प्रतिबिंब कहाँ पर गया, 2F पर गया। अब जब इसको घसका कर हम अनंत पर ले जाए, कहाँ ले जाए, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ पाएगा, फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ पाएगा, फोकस पर। तो अब तो यहाँ पर इधर का दूरी बहुत ज्यादा तय करना है और इधर दूरी बहुत कम तय करना है। जब इसको हम इधर अनंत पर लाएंगे तब प्रतिबिंब यहाँ पाएगा, यानी इधर हम यदि ज्यादा बढ़ाएंगे इधर एकदम कम बढ़ेगा, क्या होगा, कम। तो इसमें हम इधर इतना बढ़ा दिए, इसमें तो हम इतना बढ़ाए, एकदम वस्तु को इतना पर रखे तो प्रतिबिंब इतना पर बना। तो देखिए तो ये भी दूरी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इधर थे एक पर थे तो प्रतिबिंब अनंत पर था, तो वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी अधिकतम था, बीच की दूरी क्या था, अधिकतम था। एकदम अनंत पर चले जाए तो वस्तु फोकस पर, ये भी दूरी क्या होगा, अधिकतम होगा। तो इसमें कहाँ पर वस्तु रहेगा, ये दूरी न्यूनतम होती है, ये वाला है, ये वाला 2F1। यदि वस्तु 2F1 पर है तो प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा, ये दूरी न्यूनतम। दूरी कितना होगा, तो फोकस दूरी है F, तो पूरा कितना होगा 2F होगा, ये भी कितना होगा 2F होगा, तो 2F कितना होगा 4F। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो BT करेंगे, क्या करेंगे, BT करेंगे। चलिए चलते अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक मिनट, ये तो सवाल देख लीजिए ना, ये सवाल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एफ फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के लिए वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। एफ दूरी वाले फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के लिए वस्तु और वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी, ऑप्शन है 4F से अधिक नहीं हो सकती है, 4F के बराबर नहीं हो सकती है, हम लोग भी कुछ देर पहले देखे थे, 4F से कम नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, तो हम पढ़ लिए वस्तु और वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 4F होती है, तो 4F से तो कम हो नहीं सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु स्थित है, उसका प्रतिबिंब लेंस से दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर लेंस से। अब इस सिचुएशन में क्या है, 15 सेंटीमीटर फोकस है, अब वस्तु को रखना है 30 पर, 30 पर क्या 2F पर रखना है, इस पर रखना है 2F पर। दर्पण के केस में देखते कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र पर रखना है। और अब पढ़े होंगे लोग कि अवतल दर्पण गुण कौन लेता है, उत्तल लेंस लेता है। तो अवतल दर्पण तो उत्तल लेंस, तो उसमें बताइए जब वक्रता केंद्र पर रखते थे प्रतिबिंब कहाँ बनता था, वक्रता केंद्र पर ही बनता था। इसमें वस्तु को रखते हैं उत्तल लेंस में 2F पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 2F पर बनता है। तो 2F1 पर रखते हैं तो 2F2 पर बनता है। ठीक है, चलिए यानी समान दूरी पर बनता है, आकार भी क्या होता है, समान होता है। इसमें दिया है कि 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा, वस्तु कहाँ रखे हम लोग 30 की दूरी पर, तो प्रतिबिंब भी क्या हुआ 30 की दूरी पर। सिचुएशन समझिए, ये क्या है, उत्तल लेंस से इतना है फोकस दूरी 15 और यहाँ पर 2F होगा जो कि है 30। जब वस्तु यहाँ रखें तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, यहाँ बनेगा, इस 2F पर बनेगा। तो ये पूरा दूरी 30, ये भी कितना होगा 30। तो बोला गया है कि प्रतिबिंब लेंस के दूसरी और लेंस से कितना दूरी बनेगा, 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, सेंटीमीटर। ओके, चलिए चलते अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु स्थित है, उसका प्रतिबिंब लेंस से दूसरी ओर 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगी, 30 की दूरी पर बनेगी। यानी क्या बोला गया, प्रतिबिंब दूरी पूछा गया। ठीक है, तब इसको न्यूमेरिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, बट कोई भी सवाल ऐसा आएगा ना, उससे अगर डायग्राम बना के डायग्राम में वो सर सॉल्व करते इजीली बन जाता है। जब पिछला क्वेश्चन बना था फिर इसको न्यूमेरिकली देखते हैं। सवाल का दिया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी एफ का मान दिया है 20, तो 20। अब देखना है प्लस में माइनस में होगा, तो कौन लेंस दिया, उत्तल लेंस। हम जानते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, प्लस में होती है। अगला क्वेश्चन दिया 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु स्थित है। अच्छा, यानी 30 सेंटीमीटर पर वस्तु है, तो वस्तु यू लिखते हैं, चिन्ह परिपाटी के अनुसार यू किसमें होता है, माइनस में होता है, यहाँ लिख देंगे माइनस। तो बोला प्रतिबिंब कहाँ बने, यानी v इक्वल टू व्हाट। तो लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। सॉल्व करते हैं, बताइए कितना है, 1/v। v का मान कितना दिया बाबू, इसमें नहीं पता है, माइनस u का मान कितना दिया है -30, f का मान 20, तो 20। अब सॉल्व करते कितना आ गया
1 बटा भी है, माइनस माइनस प्लस इधर है तो माइनस हो जाएगा, यानी 1/20 माइनस 1/30। तो यहाँ से 1/v का मान कितना आ गया, इसका एलसीएम कितना आएगा 60, तो 20 23 60 3 है, 30 गुना 60 है, 1/60 है, यानी 1/v का मान 1/60। इसको उल्टा करो तो v आएगा, इसको उल्टा करो तो 60 है, यानी v का मान आएगा 60 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। लेंस से कितना दूर बनेगा, 60 सेंटीमीटर बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु स्थित है, प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर लेंस से कितनी दूरी बनेगी। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप इसी पैटर्न से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या बोलेगा, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी यहाँ एफ का मान कितना दिया है 15, यू का मान कुछ और दिया है। चलिए सॉल्व करते हैं, यानी ये सब चेंज होगा। सवाल में क्या दिया है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी एफ का मान 15, प्लस में माइनस में, माइनस प्लस में, क्योंकि क्या है उत्तल लेंस। 60 सेंटीमीटर पर दूरी पर वस्तु है, यू का मान -60 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट करते हैं, एफ का मान 15, इसका मान -60 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस दे रहे तो माइनस हो जाएगा, यानी 1/v का मान कितना आएगा 1/15 माइनस 1/60। एलसीएम कितना आएगा 60, 15 चौका 60 माइनस 1, 3/60, यानी कितना आएगा 1/20। इसको उल्टा कर दे 20 सेंटीमीटर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक करेंगे। ओके, चलिए चलते अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया, लेंस की क्षमता का सही मतलब क्या होता है। हम जानते हैं लेंस की क्षमता का सही मतलब डायप्टर होता है, P = फॉर्मूला होता है 1/f। अब फोकस का सही मतलब मीटर होता है, तो लिख सकते हैं 1/m यानी मीटर इनवर्स। तो एक डायप्टर भी हम लिखते हैं 1 मीटर इनवर्स, क्या लिखते हैं तो 1 मीटर इनवर्स। तो ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर डी, तो डी क्या टिक करेंगे, डी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता हो तो कौन सा रिलेशन सही है। या P और F, P और F, P और F में बात की है, तो बताइए P = क्या होता है 1/f होता है, तो F इधर है तो गुणा हो जाएगा, तो P × F बराबर आएगा 1। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी क्या टिक करेंगे, सी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, क्षमता होगी। अब बताइए फोकस दूरी कितना दिया है 50 सेंटीमीटर, लेंस से अवतल तो प्लस में होगी माइनस में, माइनस में होगा। बोला क्षमता क्या होगी, P = 1, तो पढ़े लो P = 1/f। अब हम चाहते हैं कि क्षमता डायप्टर में है, तो क्षमता डायप्टर में कब आएगा, जब फोकस दूरी मीटर में हो। किसमें हो, मीटर में, तो -50/100, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, तो कितना गया -1/2 मीटर। यदि हम f का मान रखें -1/2, तो 2 पर आएगा 2, तो ये आ गया -2 डायप्टर। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी, तो बी क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी लेंस की क्षमता -4 डायप्टर है, तो यह है। तो पहला बात तो माइनस में तो अवतल होगा, तो यहाँ भी लिखा है अवतल, यहाँ भी लिखा अवतल, तो बी और सी तो हैं। अब ये दो में कौन सही होगा, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें पावर का मान कितना दिया है -4 डायप्टर, किसका मान निकालना है, फोकस दूरी का मान निकालना है, F = P = होता है 1/f, P का मान दिया है -7, F = क्या हो जाएगा 1/p, तो जाएगा 1/-4, तो किस में आएगा मीटर में, फोकस दूरी किस में आएगा मीटर में, बट ऑप्शन में दिया है सेंटीमीटर, तो कैसे गुणा करेंगे 100 से, जब यहाँ पर आ गया -1/4 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आएगा 25, तो 25 सेंटीमीटर होगा, दिया देखिए। तो ऑप्शन नंबर डी, तो क्या टिक करेंगे, डी टिक करेंगे। ओके, चलो चलते अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए दिया, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, सही है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, भी सही है। लेंस की क्षमता का सही मतलब डायप्टर होता है, भी सही है। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। इसमें क्या बोला गया है, कौन सा कथन गलत है, एक मिनट। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ होता है प्रतिबिंब वास्तविक, ये भी सही है। लेंस की क्षमता का सही मतलब डायप्टर, ये भी सही है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ये भी सही है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ये भी सही है। इसमें सब ऑप्शन सही है। चलिए फिर चेक करते हैं, कौन सा कथन गलत है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, सही है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ये भी सही है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर होता है, सही है। आवर्धन के मान यानी एम का मान, तब पढ़े तो एम का मान प्लस माइनस दोनों में होता है। ओके, प्लस में कब होता है, जब प्रतिबिंब आभासी बने, माइनस में जब वास्तविक बने। तो बोल रहा है ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, इसमें सभी के सभी सही है। इसमें बोला कौन सा कथन गलत है, इसमें एक भी कथन गलत नहीं। ये क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ने दिया है, लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापी जाती है, बिल्कुल सही है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता +2 डायप्टर, सॉल्व कर लेते हैं। और जब फोकस दूरी दिया है 50, तो एफ का मान दिया है 50 सेंटीमीटर, और जब चाहते हैं कि क्षमता डायप्टर में, तो 100 मीटर में चेंज करना, तो 50 को क्या लिख सकते हैं 50/100 मीटर, कितना 1/2 मीटर, 1/2 मीटर। पावर निकालना तो P = क्या होता है
1/f, तो 1/1/2, तो 2 उल्टा यहाँ पे ऊपर 2 डिएप्टर, कितना गया 2 डिएप्टर, तो ये सही है। 5 डिएप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, चेक कर लेते हैं। तो P का मान दिया 5 डिएप्टर, F निकालना है, F का फॉर्मूला 1/P होगा, 1/5, ये आएगा मीटर में इंटू 100, इतना सेंटीमीटर आ गया, कितना है 20 सेंटीमीटर, ये भी सही है। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता -0.2 डिएप्टर, चेक करते हैं। अब फोकस दूरी दिया है 2 मीटर, ये ऑलरेडी मीटर में दिया है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। P निकालना है, P इक्वल टू व्हाट है, P का फॉर्मूला क्या होता है 1/f, F का मान दिया 2, यानी 1/2 यानी 0.5 डिएप्टर। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है 0.2, तो गलत है, यानी इसमें गलत यही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या टिक करेंगे, ठीक है, बोला गया ना कौन सा गलत ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी तरीके करेंगे, क्या टिक करेंगे, डी टिक करेंगे। ओके, चलिए, तो इस प्रकार कर क्या होता है, ये पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम लोग जितना भी PYQ क्वेश्चन इस चैप्टर से वो सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।